हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की क्लास में हम सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझा था और आप लोगों ने बहुत पसंद भी की थी वो क्लास। तो उसी तरीके से ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम आप जानते ही हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। कब होगा, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का आपके सामने। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं फॉर पेपर 1 और पेपर 2, तो स्क्रीन पर आपको जो एक नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को मिनिमम प्राइस पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर आप नोट्स के रिव्यूज़ वगैरह भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती हैं। पहला ऑप्शन है, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन देकर ट्यूशन रखने को कहकर। दूसरा है, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। तीसरा है, उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्र गृह कार्य में देकर। और चौथा है, उनमें असफलता का भय पैदा करके, जिससे वह स्वयं मेहनत करें। अब देखिए, बात हो रही है यहाँ पर कि ऐसे विद्यार्थी जो हाशिए पर हैं और समुदायों से पहली बार स्कूल में वो प्रवेश लेना चाहते हैं, तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें। तो देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन तो एकदम एलिमिनेट हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ से देखते हुए चलते हैं। 4th ऑप्शन में दिया है कि उनमें असफलता का आप भय पैदा करेंगे और जिससे कि बच्चे फिर स्वयं मेहनत करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बच्चों के मन में फेल होने का एक डर पैदा कर दो और बच्चे मेहनत करेंगे, नहीं। इससे नेगेटिविटी आ जाती है, बच्चे डरने लगते हैं। तो कभी भी बच्चों के मन में भय पैदा नहीं करना है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इससे ऊपर वाले ऑप्शन में देखिए, 3rd ऑप्शन में कि उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्रक होमवर्क में देंगे, यानी कि बहुत ही कठिन है ऐसी चीज़ें आप होमवर्क में बच्चों को करने के लिए दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं देनी है क्योंकि बच्चा पहली बार स्कूल में एडमिशन ले रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि स्कूल के बाद आप उसको निजी ट्यूशन रखने को कहेंगे। जी नहीं, अगर आप ट्यूशन के लिए ही फोर्स कर रहे हैं तो फिर स्कूल क्यों बनाए गए हैं। स्कूल में तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाने की, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बच्चा ट्यूशन जाकर ही पढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जिसमें दिया है कि बच्चों को क्या करेंगे, उपयुक्त पाठ दे करके कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देंगे। पाठ का मतलब क्या होता है, कल की क्लास में भी आपने देखा था, ये पाड़ वर्ड आया था जिसको मैंने बताया था इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग, और इसकी बात करी है लेव वाइगोत्स्की ने। इसका मतलब होता है बच्चों को हेल्प करना। पाड़ का मतलब होता है बच्चों को हेल्प देना, मदद करना, ठीक है। और एज अ टीचर आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप स्टूडेंट को हर जगह पर हेल्प करेंगे। और जब आप बच्चे को हेल्प करेंगे तो धीरे धीरे बच्चा सीखने लगेगा और बच्चा जो है एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखेगा भी और उसकी भागीदारी भी बनी रहेगी क्लास में, ठीक है। दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इसका एम क्या है, ये आपसे पूछा है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि सभी बच्चों को समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। कहने का मतलब है कि सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का हक है, ठीक। किसी को भी आप शिक्षा लेने से वंचित नहीं कर सकते, बस यही है समावेशी शिक्षा। अब इसका उद्देश्य क्या है, आप लोग खुद भी आंसर तक पहुंच गए होंगे। देखिए, पहला है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का वियोजन। सिर्फ विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आप शामिल कर रहे हैं, ये तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है समान रूप से बिना भेदभाव के। सेकंड में भी कह रहा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को ही आप शिक्षा देंगे, नहीं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना, ऐसा कुछ नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। जी हाँ,
यही आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा यही कहती है कि चाहे आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हों, चाहे आप सामान्य कैटेगरी के हों, चाहे आप एवरेज कैटेगरी के हों, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, आपको स्कूल में शिक्षा पाने का हक है और सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी बिना भेदभाव किए हुए। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन। दूसरा है विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण। तीसरा है सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। और चौथा है विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन। देखिए, समावेशी शिक्षा कहती है कि हर बच्चे के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। मतलब दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अलग होता है किसी न किसी चीज़ के बेसिस पर। तो उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एजुकेशन देना, और एजुकेशन में एकदम लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अगर बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ रहा है तो उसको सेकंड क्लास की चीज़ें ही आप पढ़ाएंगे, उसको फोर्थ क्लास की चीज़ें नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो फोर्थ क्लास की चीज़ें पढ़ सके। ठीक है, तो इसीलिए पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी, कि बच्चा उसको ईजीली अडेप्ट कर ले, बस यही है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? पठन वैकल्य यानी कि एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, याद रखना है, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम कहेंगे पठन वैकल्य, रीडिंग डिसऑर्डर इंग्लिश में। तो ऐसे बच्चों के अभिलक्षण किस तरीके से आप पहचान करेंगे, उनके लक्षण क्या होंगे, ये पूछा है। तो पहला है कि शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। दूसरा है ध्यान न केंद्रित कर पाना, अतिक्रियाशीलता और आवेगशीलता। तीसरा है मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। चौथा है मांसपेशियों के संचालन और गति व समन्वय में कठिनाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं वो पठन वैकल्य है उसमें। ठीक है, और पढ़ने में प्रॉब्लम से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। बच्चों को शब्दों को पहचानने में प्रॉब्लम होगी, जब वो पढ़ेगा तभी तो उसे प्रॉब्लम आएगी। विसंकेतन हो गया, और वर्तनी में संघर्ष, बोलते हुए जब वो किसी चीज़ को आप पढ़ने के लिए कहेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं ना, ध्यान न केंद्रित कर पाना, अतिक्रियाशीलता, आवेगशीलता, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको हम पठन वैकल्य नहीं कहते हैं, बल्कि उसको कहते हैं ADHD। ये भी कई बार सीटेट में पूछा हुआ है। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, हद से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है जिसे हम अति क्रियाशीलता कहते हैं, और उसके अंदर आवेगशीलता भी होती है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर पेड नोट्स परचेज़ किया है तो आपको अलग से ये फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने 2 पेजेस में लगभग आपको फुल फॉर्म करवाए हैं। काफ़ी सारे फुल फॉर्म हैं, उन्हें आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर आपके फुल फॉर्म से ही बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही एक व्हाट्सअप नंबर दिखा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को ले लीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, टू द पॉइंट चीज़ें आपको मिलेंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी इंक्लूड नहीं करी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? ठीक है, जो जीनियस बच्चे होते हैं उनकी पहचान नहीं है, कौन से ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो पहला है कि निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण, व्यवहार, ये तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान होती है। स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान करना, बिल्कुल ऐसा भी वो करते हैं। बौद्धिक जिज्ञासा होती है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, सही बात है, ये 3 ऑप्शन तो सही हैं। लेकिन ये वाला जो है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल की परिपक्वता। देखिए, कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सामाजिक कौशल भी बहुत ही अच्छे होंगे, ज़रूरी नहीं है। सामाजिक कौशल थोड़ा सा
हटकर हो जाता है पढ़ाई से। आप इंक्लूड करके उसको पढ़ाते तो हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के अंदर सामाजिक कौशल भरे हुए हैं ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं, तो इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। भ्रांतियां मतलब कुछ मिसकॉन्सेप्शन है कह सकते हैं, या वैकल्पिक अवधारणाएं हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जब आप छोटे होंगे, अगर आप ट्रैवल करते होंगे किसी भी गाड़ी में, और अगर आसपास आपके पेड़ होंगे, तो जब गाड़ी चलती है तो आप लोगों को लगता होगा कि ये पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं। बचपन में ये चीज़ होती थी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था, है ना। तो उस टाइम पर हमें लगता था कि ये पेड़ भी जो हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। तो इसको हम भ्रांति कहते हैं, जिसे हिंदी में वैकल्पिक अवधारणाएं और इंग्लिश में अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी कहा जाता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि सीटेट में कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो एज अ टीचर अगर आपको लग रहा है कि बच्चों को भ्रांतियां हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आप क्या करेंगे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में आप मदद करेंगे और समझ का दोबारा से निर्माण करेंगे। ये तो ठीक लग रहा है, क्योंकि जिस भी चीज़ को लेकर बच्चों को भ्रांति है उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, और उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से सही तरीके से उसको समझाएंगे। ये तो ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा, जी नहीं, कोई सजा नहीं देनी है, वो कोई जानबूझकर थोड़ी करता है, वो तो ऑटोमेटिक आ जाती हैं चीज़ें दिमाग में, है ना। नेक्स्ट है, स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करना तो बिल्कुल ही नेगेटिव चीज़ है। कभी भी बच्चों को याद नहीं करवाना है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझाना है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण कर देना चाहिए। मतलब आप एक लेबल लगा दे रहे हैं कि जिन बच्चों को भ्रांतियाँ होती हैं वो एकदम तुच्छ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया है। कथन आपको दिया है कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती हैं, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है, और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल। कारण है कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम, जी नहीं, यहाँ तो पाठ्यपुस्तक की बात ही नहीं हुई है, यहाँ तो एक न्यूज़पेपर लेकर के वो आ रही हैं, है ना। लेकिन यहाँ कारण में कह रहा है कि पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ पाठ्यपुस्तकों से ही नहीं बल्कि अदर सोर्सेज से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कथन सही है, लेकिन इसका जो कारण है, रीज़न है, वो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ए सही है, यानी कि कथन सही है, लेकिन जो कारण आर दिया है वो हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। पहला है, विद्यार्थियों की त्रुटियां उन्हें बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। दूसरा है, विद्यार्थी की त्रुटियां पूरी कक्षा को बता देनी चाहिए ताकि बच्चा अपमानित फील करे। तीसरा है कि विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वो अपनी गलतियां यानी कि त्रुटियों को पहचान कर उसमें काम कर सके। और चौथा है, विद्यार्थियों को शर्मिंदा कर देंगे आप। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपको वैसे ही एकदम ही नेगेटिव लग रहे होंगे। सबसे पहले आप बच्चों को शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, इस वाले में कह रहा है सेकंड ऑप्शन में कि बच्चों ने जो गलतियाँ करी आप पूरे क्लासरूम में सुना दें, बच्चे को अपमानित करें, ऐसा नहीं करना है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अक्सर क्या कहते हैं, जब 1-2 दिन स्कूल जाते हैं फिर बोलते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल वो क्यों नहीं जाना है, उसके पीछे का रीज़न बच्चे को ही पता होता है, क्योंकि टीचर यही चीज़ें करते हैं। अगर बच्चे को नहीं आता है तो सबके सामने बोलते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है, ये एकदम डल है, मूर्ख है, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे बच्चों को कभी भी अपमानित नहीं करना है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। पहला वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। जी नहीं, इससे तो बेटर है कि जो गलतियां बच्चा कर रहा है उन गलतियों को बच्चे से कहना कि आप पहचानो और उन पर काम करो,
मतलब बच्चों को अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना कि अपनी करी गई गलतियों को आप खुद से पहचान कर सही करने की कोशिश करो, ठीक है। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए? बताइए। ये जो प्रतिस्पर्धा वर्ड है ना, कंपटीशन, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ये एकदम ही नेगेटिव चीज़ है। कभी भी बच्चों के मन में कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा वाली चीज़ें नहीं लानी चाहिए। जैसे आजकल मोस्टली पेरेंट्स आप देखते होंगे यही कहते हैं बच्चों को कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, तुम्हारा वो फ्रेंड तुमसे ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना चाहिए। इस तरीके से बच्चों के दिमाग में कंपटीशन की भावना जो पैदा कर दी जाती है, इट इज़ अ वेरी 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 नेगेटिव वर्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जहाँ भी आपको दिखता है प्रतिस्पर्धा लिखा है, कंपटीशन लिखा है, वो ऑप्शन आपके कभी सही होते ही नहीं है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो हम सीधा कहेंगे कि प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इसको प्रयोग करना चाहिए? जी नहीं, नहीं करना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि हाँ, हाँ देखकर ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें भी कह रहा है हाँ, जी नहीं करना है। अब बचे दो ऑप्शन, या तो सेकंड या तो फोर्थ ऑप्शन। अब देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा नहीं लानी चाहिए बच्चों के मन में क्योंकि इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है और क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप बच्चों में प्रतिस्पर्धा वाली भावना पैदा करेंगे तो एक नेगेटिविटी आ जाती है बच्चों के मन में कि हमारी क्लास में मुझे सबसे पहले आना है। अगर सेकंड आ जाता है तो जो बच्चा फर्स्ट आया उसको देख करके चिढ़ने लगते हैं बच्चे, ये आपने देखा होगा। तो ये नेगेटिविटी कभी भी पैदा नहीं करनी है और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फोर्थ में दिया है कि प्रतिस्पर्धा का प्रयोग केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को करना चाहिए। जी नहीं, प्रतिस्पर्धा का उपयोग किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? पहला है प्रयोग के चरणों का विवरण करने में, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करना, गणितीय संक्रिया को नियत प्रणाली का दोहराव करना, पाठ्यपुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण करना। स्मरण का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, याद करना होता है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। कभी भी बच्चों को याद नहीं करवाना है बल्कि उनको समझाना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज़ बेटर देन, आप कह सकते हैं, लर्न या फिर रोट लर्निंग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम समझते हैं अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं आखिर होती क्या हैं, तभी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रेंड्स मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञानात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने ही चीज़ों के बारे में दोबारा से सोचता है। जैसे अभी आप सोच रहे हैं, आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ ली है सपोज करिए, उसके बाद आप सोच रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं कि मैंने जो थ्योरी पढ़ी वो थ्योरी सही है या फिर नहीं है। मतलब अपने ही थिंकिंग के बारे में दोबारा से आप थिंकिंग कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। और यही जो है आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि सेकंड वाला है, कि समस्या समाधान की अपनी ही रणनीतियों पर चिंतन करना। जैसे आपने खुद से स्ट्रेटेजी बनाई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, खुद से स्ट्रेटेजी तो बना ली, उसके बाद दोबारा से आप सोच रहे हैं कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो रणनीति बनाई है, क्या वो सही है या फिर नहीं है। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि सोचने के बारे में भी सोचना, या आप कह सकते हैं नोइंग अबाउट नोइंग। नोइंग अबाउट नोइंग मतलब होता है जानने के बारे में दोबारा से जानना। तो इसी को हम कहते हैं अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा देगी? प्रॉब्लम सॉल्व की जो एबिलिटी है उनको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? पहला है पूछताछ को हतोत्साहित करके। जी नहीं, हतोत्साहित करना मतलब होता है आप बच्चों से कह रहे हैं कि आप पूछताछ नहीं करेंगे क्लास में, डिस्करेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उनका काम है कि वो टीचर से पूछेंगे और टीचर का काम है कि बच्चों को सोल्यूशन देंगे, है ना। नेक्स्ट है अनुरूपकों के प्रयोग को निषेधित करना, मतलब आप प्रयोग करने ही नहीं दे रहे हैं। चुनौतियों से बचने के लिए आप बच्चों को सारे हल बता दे रहे हैं। जी नहीं,
विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके बताना बच्चों को, ठीक है, यही है समस्या समाधान की क्षमताओं को बढ़ावा देना। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जबकि शिक्षिका पढ़ाती हैं, संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं, या आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है। बताइए सामाजिक रचनात्मक कक्षा। तो देखिए सामाजिक रचनात्मक कक्षा में क्या होता है, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो जो सामाजिक रचनात्मक कक्षाएं होती हैं वहाँ पर क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं जहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पहला वाला कह रहा है कि बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। निष्क्रिय रूप से सुनना मतलब होता है कि बच्चों का मन ही नहीं है सुनने में, ज़बरदस्ती आप बिठाए हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। जो संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं? जी नहीं, वो दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि उनकी सहायता से बच्चों को पढ़ाना होता है। और ये कह रहा है आकलन अधिगम से परे है, अलग चीज़ है, कह रहा है। जी नहीं, आकलन तो अधिगम का हिस्सा होता है ना, तो ये अलग कैसे हो गया? तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? पहला है शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। दूसरा है बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो। मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, प्रतिस्पर्धा क्या है? एक नेगेटिव चीज़ होती है। ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए डर और शर्मिंदगी पर बल दिया जाए। जी नहीं, कभी भी बच्चों के मन में डर, शर्मिंदगी, अपमान ये चीज़ें नहीं डालनी है। समस्या समाधान के हर चरण में आप बच्चे को इनाम देंगे, ये अच्छी बात थोड़ी है। भौतिक इनाम देना मतलब आप पैसा खर्च करके कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद कर दे रहे हैं हर बार, ऐसे तो बच्चा आदी हो जाता है चीज़ों का। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने छोटी सी प्रॉब्लम भी दी, बच्चे ने वो सॉल्व करी तो आप उसको कुछ प्राइज़ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में एक सकारात्मक विश्वास, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में प्रोत्साहित करेगा? गर्व, आनंद, उम्मीद और बोरियत। बताइए। हतोत्साहित करेगा पूछा है, ठीक है। हतोत्साहित करना मतलब होता है डिस्करेज करना। इससे क्या होगा कि बच्चे का अधिगम में मन ही नहीं लगेगा, अधिगम से दूर भागेगा। ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है जो है बोरियत, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सपोज करिए एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो हैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे आपके पढ़ाने में, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे? क्या फ़ायदा? अगर बच्चों का मन ही नहीं है पढ़ने में, आप बच्चों को इग्नोर करते हुए पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा, है ना। कक्षा को आप छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे? जी नहीं, उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे। दंड नहीं देना है भाई, क्या करना है? अपनी शिक्षण विधियों पर आपको चिंतन करना है और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करना है। एज अ टीचर आपका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने पढ़ाने के तरीके को देखेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप कौन कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन से शिक्षण विधियों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में आप खुद से चिंतन करेंगे और उसमें क्या करेंगे? सुधार लाएंगे। आप दूसरी शिक्षण विधि का यूज़ करके पढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यस आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और एग्ज़ाम होने तक ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू इसी टाइम पर इवनिंग में चलती रहेगी। और अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके मिनिमम प्राइस पे नोट्स को ले सकते हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इवनिंग में अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।